नमस्ते, मैं हूं अक्षत तिवारी और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं। एक ऐसा दौर जहां सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल रहा था। हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की, यानी 1000 से 500 ईसा पूर्व के समय की। अब ये सिर्फ तारीखें नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसे जो कबीले कभी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, वो अब बड़े-बड़े शक्तिशाली राज्यों में बस गए। और सोचिए, इस एक बदलाव ने समाज का पूरा नक्शा, उनके राजा, उनके नियम, यहाँ तक कि उनके देवी देवताओं की पूजा का तरीका भी सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, वैदिक काल के दो हिस्से हैं। हमारा फोकस है दूसरे हिस्से पर, यानी उत्तर वैदिक काल। इसको ना एक पुल की तरह समझिए। एक तरफ था ऋग्वैदिक काल का कबीलाई समाज और दूसरी तरफ थे भारत के पहले बड़े साम्राज्य, महाजनपद। और उत्तर वैदिक काल ही वो जमीन थी, वो दौड़ था जिसने इन साम्राज्यों के लिए रास्ता तैयार किया। तो सवाल ये है कि ये सारे बदलाव आखिर शुरू कैसे हुए। इसकी जड़ें जुड़ी हैं दो चीजों से, एक नया भूगोल और एक नई, कह सकते हैं, क्रांतिकारी तकनीक। हुआ ये कि आर्य लोग पंजाब के सप्त सिंधु इलाके से निकलकर पूरब की ओर बढ़े और गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में बसने लगे। अब ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, ये एक ऐसा कदम था जो समाज के हर पहलू को हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्यों? क्योंकि इस नई जमीन ने उन्हें एक जगह टिक कर रहने का, एक स्थायी जीवन का मौका दिया। और इस बड़े विस्तार के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो थी एक नई टेक्नोलॉजी, लोहे का इस्तेमाल। ग्रंथों में इसे श्याम अयस यानी काला धातु कहा गया है। लोहे के औजारों और हथियारों ने सब कुछ आसान कर दिया। इसी दौर में भरत और पुरु जैसे पुराने कबीले मिलकर कुरु जैसी बड़ी जनजाति बने और उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया। और हमें इन बस्तियों के सबूत भी मिलते हैं पुरातात्विक खोजों में, जैसे कि पेंटेड ग्रेवेयर साइट्स में। तो लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल साफ हुए, खेती के लिए जमीन मिली। अब दौलत का मतलब सिर्फ जानवर नहीं थे, बल्कि जमीन भी थी। और जब जमीन इतनी जरूरी हो गई तो जाहिर है उसे कंट्रोल करने वाले शासक यानी राजाओं का उदय हुआ। अब लीडर वो नहीं था जो सिर्फ कबीले की रक्षा करे, बल्कि वो था जिसके पास जमीन पर कब्जा हो। और जानते हैं, इस बड़े वैचारिक बदलाव का सबूत हमें शब्दों में भी मिलता है। पहले एक शब्द था जन, इसका मतलब होता था लोग या कबीला। लेकिन फिर एक नया शब्द आया, जनपद, मतलब वो जगह जहां जन ने अपना पद यानी अपना पैर टिका दिया हो। देख रहे हैं, पूरा फोकस लोगों से हटकर जमीन पर आ गया था। अब राजा का पद भी वंश का हो गया था, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। और अपनी इस नई ताकत को, अपनी शक्ति को जनता के सामने साबित करने के लिए राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ करवाने शुरू कर दिए। राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी, ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, ये पावर और अथॉरिटी का एक बहुत बड़ा शो ऑफ थे। अच्छा, इन बड़े बड़े यज्ञों ने राजा को तो शक्तिशाली बनाया ही, पर साथ ही इन मुश्किल अनुष्ठानों को करवाने वाले पुजारियों का महत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इसका सीधा असर पड़ा समाज की बनावट पर, जो शायद इस दौर का सबसे गहरा और सबसे टिकाऊ बदलाव था। तो समाज को मोटे तौर पर काम के आधार पर चार हिस्सों या कहिए चार वर्णों में बांट दिया गया। सबसे पहले ब्राह्मण, जिनका काम था पूजा पाठ और ज्ञान देना। फिर थे क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा, जो राज करते थे और रक्षा करते थे। तीसरे थे वैश्य, ये थे किसान, कारीगर, व्यापारी। और आखिर में थे शूद्र, जिनका काम बाकी तीन वर्णों की सेवा करना बताया गया। लेकिन जो व्यवस्था शुरू में काम पर आधारित थी, वो धीरे धीरे जन पर आधारित एक कठोर सिस्टम बन गई। यज्ञों की बढ़ती अहमियत की वजह से ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर हो गया। इसी के साथ परिवार में पुरुषों का दबदबा बढ़ा और समाज में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ऊपर के तीन वर्णों को उपनयन संस्कार जैसे अधिकार मिले, जबकि शूद्रों को इससे और कई दूसरे अनुष्ठानों से अलग रखा गया। समाज को और ज्यादा मुनज़्ज़म करने के लिए गोत्र का कॉन्सेप्ट भी इसी समय सामने आया। इसका शाब्दिक अर्थ तो था गौशाला, लेकिन जल्द ही इसका मतलब हो गया एक ही पूर्वज से आने वाला वंश। और यहीं से एक ही गोत्र में शादी न करने का नियम शुरू हुआ, जिसने समाज को और भी बांध दिया। अब जब समाज और राजनीति इतनी तेजी से बदल रही थी, तो लोगों की धार्मिक मान्यताएं कैसे वैसी ही रह सकती थीं? देवताओं की दुनिया में और पूजा पाठ के तरीकों में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया।
समाज की जरूरतें बदलीं तो देवताओं का स्वरूप भी बदला। ऋग्वैदिक काल के जो बड़े देवता थे, इंद्र और अग्नि, उनका महत्व थोड़ा कम हो गया और उनकी जगह ले ली प्रजापति यानी सृष्टि के रचयिता ने। रुद्र जो पशुओं के देवता थे और विष्णु जो संरक्षक थे। ये देवता एक बसे हुए खेती करने वाले समाज के लिए ज्यादा मायने रखते थे। तो अब ईश्वर से जुड़ने का मुख्य तरीका सिर्फ प्रार्थना नहीं रहा। इसकी जगह ले ली बड़े और जटिल यज्ञों ने। ये यज्ञ दो तरह के होते थे, एक जो राजा अपनी शक्ति और समृद्धि के लिए सार्वजनिक तौर पर करते थे, और दूसरे जो आम लोग अपने घर परिवार की भलाई के लिए करते थे। धीरे धीरे यही धार्मिक जीवन का सेंटर पॉइंट बन गए। इन यज्ञों में अक्सर पशुओं की बलि दी जाती थी और इन्हें संपन्न कराने वाले पुजारियों को दक्षिणा के रूप में गायें, सोना और कपड़े दिए जाते थे। तो ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं था, ये अपने आप में एक सामाजिक और आर्थिक सिस्टम भी बन गया था। तो इस पूरे बदलाव वाले दौर का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? अगर एक लाइन में कहना हो तो उत्तर वैदिक युग का सबसे बड़ा और स्थायी विकास था एक कबीलाई समाज का एक जटिल वर्ण आधारित समाज में बदल जाना। जमीन, राज्य और एक कठोर सामाजिक ढांचा, यही इस दौर की असली पहचान है। असल में यही वो दौर था जिसने घुमंतू चरवाहों के समाज को बड़े बड़े राज्यों में बदला और उस जटिल सामाजिक संरचना की नींव रखी जिसने आने वाली सदियों तक भारत को एक आकार दिया। और ये एक सोचने वाली बात है कि उस युग में बनी सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं आज भी भारत को किसी न किसी रूप में कैसे प्रभावित करती हैं। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और विषयों को समझने के लिए सब्सक्राइब करें।